तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 2 के चैप्टर 6 भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां विकास के पार्ट 3 या भाग 3 के। ये इस चैप्टर के लास्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। इसमें हम पढ़ेंगे एनडीए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2014 से आगे 2014 ऑनवर्ड्स। ये बेसिकली हम एनडीए 3 और 4 जो बोलते हैं इसमें कवर होगा। तो हम पहले पढ़ेंगे एनडीए 3। लोकसभा के लिए अप्रैल मई 2014 2014 में चुनाव या इलेक्शन हुए। भाजपा और उसके सहयोगी दल, हम सब जानते हैं एनडीए का मतलब यही है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी मुख्य दल है, मेन पार्टी है, और उसमें उसके सहयोगी दल या अलायंस पार्टी आते हैं। तो ये चुनाव उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा। मतलब इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए के या यूं कह लो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वे नरेंद्र मोदी बने। इन चुनावों में भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार, करप्शन, आतंकवाद, टेररिज्म और महंगाई के विरुद्ध एक सशक्त सरकार, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट देने को उन्होंने मुद्दा या इशू बनाया। नरेंद्र मोदी के जादुई नेतृत्व, देखो जादुई इसलिए क्योंकि इसमें बीजेपी अकेली को, एक सिंगल बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया था, इसलिए जादुई नेतृत्व, मैजिकल नेतृत्व या लीडरशिप में ये चुनाव लड़ाया गया। यहाँ नेतृत्व की स्पेलिंग गलत हो गई है तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना। 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम पिछले चुनाव परिणाम जो पहले के लोकसभा चुनाव हुए थे, खास करके 1989 के बाद से, उससे बिल्कुल अलग थे और आश्चर्यचकित करने वाले थे। एकदम शॉकिंग रिजल्ट आए थे इस लोकसभा इलेक्शन के। इस चुनाव में भाजपा ने अकेले ने 282 सीटें, 280 सीट्स पर विजय या विन प्राप्त की, या आप यूं कह सकते हो कि पूर्ण बहुमत, फुल मेजोरिटी प्राप्त की। जबकि इसके सहयोगी दल जो इसके साथ थे उनको 54 स्थान मिले। शिवसेना को 18, तेलुगु देशम को 16, लोक जनशक्ति पार्टी को 6, शिरोमणि अकाली दल को 4, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3 और अपना दल को 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। तो आप देख सकते हैं कि अकेली बीजेपी इस सिचुएशन या परिस्थिति में थी कि वो सरकार बना सके। लेकिन क्योंकि गठबंधन किया था तो गठबंधन के साथ तो जो एनडीए था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या शक्ति के साथ उभर कर आया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, दिल्ली में काफ़ी आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। आप यूं कह सकते हो 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे, 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जिसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, या यूं कह लो सारी सीटें वहां पर केवल और केवल बीजेपी को मिली। पिछले 30 वर्ष के अंतराल के बाद, लगभग 30 ईयर्स के बाद अकेले भाजपा को मिलने वाली ये पहली विजय थी। आप यूं कह सकते हो कि इससे पहले कभी बीजेपी को इतनी विजय या इतनी विन या इतनी सीटें नहीं मिली थी। 2014 का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला एनडीए 3 के नाम से संबोधित यह गठबंधन अपने पुराने गठबंधनों से बहुत ज़्यादा अलग था। अब वो अलग क्यों था, अगर आपके सामने आए तो इसलिए था क्योंकि इस गठबंधन में बीजेपी अकेले इस सिचुएशन या परिस्थिति में थी कि वो अकेले ही सरकार बना सके। पूर्ववर्ती जितने भी गठबंधन थे उसमें राष्ट्रीय पार्टियां जितनी भी होती थी, चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन हो या वो बीजेपी का हो, उसमें एक पार्टी नेतृत्व में होती थी, मतलब वो मेन पार्टी होती थी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन उन दोनों पार्टियों को निर्भर रहना पड़ता था दूसरी पार्टियों पर। लेकिन एनडीए 3 में गठबंधन में जितनी भी पार्टियां थे उसमें बीजेपी अग्रणी तो थी, लेकिन वह अपने पूर्ण बहुमत, अपनी फुल मेजोरिटी के दम पर भी सरकार बना सकती थी, और इसी कारण वो अत्यधिक प्रयासरत व समर्पित भी था। मतलब उनको पता था कि वो जो भी नीति बनाएंगे अब वो अपनी फुल डोमिनेंस, एक प्रभाव के साथ, एक अपनी फुल शक्ति के साथ अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको ये डर नहीं था कि कोई पार्टी अगर बाद में बहुमत छीन लेगी तो उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत या फुल मेजोरिटी मौजूद थी। इसे अधिशेष बहुमत वाला गठबंधन भी बोला जाता है। इसे अधिशेष वाला गठबंधन मतलब कि अब इस गठबंधन में बीजेपी को कोई डर नहीं था कि उसकी सरकार बीच में गिर सकती है, या कोई गठबंधन में से अगर समर्थन वापस ले लेगा तो उनकी सरकार को कोई खतरा है, ऐसा कोई खतरा नहीं था। इसीलिए इसे अधिशेष बहुमत वाला गठबंधन भी बोला जाता है। इस प्रकार गठबंधन की राजनीति की प्रकृति में
ऐसा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है जिसमें एकल दल नेतृत्व गठबंधन के बजाय एकल दल प्रधान गठबंधन कहा जाता है। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया जितने गठबंधन थे उसमें एकल दल नेतृत्व, जैसे पहले के जो एनडीए थे उसमें चलो बीजेपी नेतृत्व कर रही थी, बड़ा दल था, लेकिन बीजेपी को समर्थन की जरूरत थी। ऐसे ही यूपीए में कांग्रेस एकल दल नेतृत्व था, कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, लेकिन उसको भी समर्थन की जरूरत थी दूसरे पार्टियों की। लेकिन यहाँ एकल दल प्रधान, अब प्रधान गठबंधन था, मतलब कि अब एक दल प्रधान था, चाहे उसके गठबंधन वाले उसके साथ रहे या ना रहे, लेकिन उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं था। 17वीं लोकसभा के लिए, जिसे आप एनडीए 4 बोलोगे, वर्ष 2019 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 4 ने 543 में से 350 से ज़्यादा सीटें जीती। मतलब अब ये गठबंधन या ये पार्टी बीजेपी और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा शक्ति के साथ पावर में या शक्ति में या सत्ता में आया। यह गठबंधन केंद्र में सत्तारूढ़ हुआ या सरकार में पावर में आया। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ने लोकसभा में 303 सीटें जीती। तो पिछले 2014 में बीजेपी को अगर 282 सीटें अकेले मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में 303 अकेले ने जीती। यह संख्या 1985 के पश्चात 1985 में इससे बड़ा बहुमत एक बार कांग्रेस को मिला था। उसके बाद आज तक इतना बड़ा बहुमत या मेजॉरिटी या समर्थन किसी भी एक पार्टी को नहीं मिला था। तो ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है 1985 के बाद। वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सफलता के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिक, जितने भी सोशल साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने बीजेपी प्रणाली को समसामयिक, जो आपकी कंटेम्प्रेरी दलीय प्रणाली है, पार्टी सिस्टम की तुलना आरंभ कर दिया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, जितने भी सामाजिक विश्लेषक होते हैं, चिंतक होते हैं, उन्होंने जो भारतीय दल प्रणाली की तुलना बीजेपी प्रणाली से करना शुरू कर दिया, क्योंकि लगभग यूं कह लो कि कोई भी दूसरी पार्टी इस स्थिति या परिस्थिति में नहीं थी कि इसके सामना कर सके। वर्ष 2019 का आम चुनाव भी एनडीए द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था और उसने बड़ी सफलता प्राप्त की। इस चुनाव में एनडीए 4 को, या यूं कह लो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 4 को 45.43 45.43% वोट या वोटिंग परसेंटेज मिली। अब आता है आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं पहले से बता रहा हूं आपको कि इसके ऊपर डायरेक्ट 6 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आया है और आने के चांस हमेशा बने रहते हैं। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना है और आपको बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके इसमें 6 में से 6 मार्क्स ही आने चाहिए। तो क्वेश्चन ये आएगा, क्या भारत में गठबंधन सरकारों का युग समाप्त हो गया है? यह भी हो सकता है कि लैंग्वेज को पलट दे, क्या भारत में गठबंधन का युग समाप्त हो गया है? क्या भारत में गठबंधन समाप्त हो गया है? अपने उत्तर के पक्ष या विपक्ष में, फेवर में या अपोज में लॉजिक दीजिए। तो आप दोनों लॉजिक रख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ, मैं इस कथन के, इस स्टेटमेंट के पक्ष में हूं, फेवर में हूं कि समाप्त हो गया है। तो आपको गठबंधन समाप्त क्यों हो रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले आपको यह फैसला करना है कि क्या आप इस कथन के फेवर में हैं या अपोज में हैं। मैं आपको दोनों के लॉजिक दूंगा, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको सबसे बढ़िया लॉजिक मिलेगा वो यही मिलेगा कि गठबंधन का युग समाप्त नहीं हुआ है। तो हम इसके विपक्ष में हैं इस स्टेटमेंट के, या अपोज में हैं, और उसके अपोज में हमारे पास क्या लॉजिक है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 2014 और 19 के आम चुनाव में लोगों ने केंद्र में, सेंटर में स्थिर स्टेबल सरकार के पक्ष में मतदान किया या वोटिंग की, परंतु इससे यह अभिप्राय नहीं है कि गठबंधन सरकारों, कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन या कोलिशन का युग या एरा समाप्त हो गया है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, युग समाप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर स्टेटमेंट है इसके अपोज में है। तो गठबंधन का युग समाप्त नहीं हुआ है इस कथन के पक्ष में है। मतलब आप अगर देखा जाए तो गठबंधन का युग समाप्त हो गया है, आप उसके तो अपोज में है, लेकिन हां, नहीं हुआ है इसके फेवर में है। तो आपको इसको बड़े ठीक से समझना। अगर आपके पास आता है कि हां, आप इस कथन से सहमत हैं, तो आप कहेंगे मैं सहमत नहीं हूं, और मेरे ना होने के जो पक्ष में तर्क है वो मैं देना चाहता हूं कि भारत में अभी भी गठबंधन का युग चल रहा है।
तो वो आपको बताना है कि क्यों चल रहा है। तो इसमें पहला लॉजिक आएगा, यह सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटों पर मिली, यह स्पष्ट बहुमत है। परंतु चुनाव जो इलेक्शन था वो संयुक्त आधार पर मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा लड़ा गया। मतलब जब ये चुनाव दोनों हुए 2014 या 2019 के, तब उसमें बीजेपी अकेले नहीं लड़ी थी, लड़ा एनडीए 3 और एनडीए 4 ही था जो उनका गठबंधन था। तो चुनाव तो संयुक्त या गठबंधन के आधार पर ही लड़ा गया था, तो इसीलिए गठबंधन का युग समाप्त नहीं हुआ है। यह है आपका पहला लॉजिक। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भाजपा के अलावा शिवसेना, तेलुगु देशम, लोक जनशक्ति पार्टी, अकाली दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, अपना दल, नागा पीपुल्स फ्रंट, नेशनल पीपुल्स पार्टी आदि शामिल है। मतलब अभी भी केंद्र में, सेंटर में एनडीए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मौजूद है। अगर गठबंधन मौजूद है और उसमें ये सारी पार्टियां शामिल हैं, तो फिर गठबंधन का युग कैसे समाप्त हो सकता है? तो गठबंधन अभी भी चल रहा है। 1984 से 2014 तक, इतने लंबे समय तक किसी एक दल को स्वयं अकेले आज तक चुनाव नहीं लड़ा, ना ही किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। मतलब एक लंबे काल तक भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि अब आप कहोगे 2014 और 19 में मिला है, लेकिन फिर भी चुनाव तो उन्होंने गठबंधन के साथ ही लड़ा था। भले ही बीजेपी को अकेले बहुमत मिला हो, लेकिन चुनाव उन्होंने फिर भी गठबंधन या अन्य पार्टियों के साथ मिलकर लड़ा था। तो ये बताता है कि भारत में गठबंधन का युग समाप्त नहीं हुआ है। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय दलों की सरकार है, जैसे उड़ीसा में बीजू जनता दल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। अभी आप जानते हैं बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जो सरकार आएगी आप उसके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की गठबंधन की सरकार है जो उसने एनसीपी के साथ बनाई है। भाजपा ने हरियाणा और बिहार में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी गठबंधन करके सरकार बनाई है और बिहार में भी गठबंधन के साथ बनाई है। तो ये क्या बताता है कि अभी भी क्षेत्रीय दल मौजूद हैं और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बना रही है, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां क्षेत्रीय दलों ने अन्य दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। तो ये बताता है कि भारत में गठबंधन का युग समाप्त नहीं हुआ है। भारत में आज भी बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम मौजूद है, ये प्रेजेंट है। दिन प्रतिदिन रोज नए राजनीतिक दल आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो समाप्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी एक दल को लगातार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। हालांकि आप कह सकते हो कि 2 बार मिला है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी मिलेगा। इसीलिए भारत में कभी भी गठबंधन सरकारों का युग समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर, भविष्य में कोई एक दल इतना बड़ा बहुमत प्राप्त ना कर पाए, और जब कभी भी ऐसा होगा कि एक दल इतना बड़ा बहुमत प्राप्त ना कर पाए या पूर्ण बहुमत, फुल मेजॉरिटी ना पा सके, तो हमेशा गठबंधन ही ऑप्शन या विकल्प होगा। अब आपके पास दूसरा, अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को तो इसके पक्ष में देना है कि हाँ गठबंधन का दौर समाप्त हो गया है, इसके पक्ष में तर्क देना चाहता है, इसके पक्ष में लॉजिक देना चाहता है, या इसके फेवर में स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट के फेवर में ही लॉजिक देने हैं, तो वो इस तरह से इसको अटेम्प्ट करेगा, क्वेश्चन में आंसर देगा। 2014 के बाद से केंद्र में लगातार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। 2019 में तो बीजेपी ने 2014 के मुकाबले ज़्यादा सीट जीतकर मजबूत, स्ट्रॉन्ग और स्थायी और स्टेबल सरकार बनाई। इसे देखकर पता चलता है कि गठबंधन का दौर समाप्त हो रहा है। क्यों? लगातार बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है और एक पार्टी लगातार पूर्ण बहुमत से आ रही है। 2014 में बीजेपी की 282 और 2019 में से 303 सीटें मिली थी, जो बताता है कि भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व या प्रभाव हो रहा है और धीरे धीरे गठबंधन समाप्त हो रहा है। केंद्र में कोई दूसरा दल इस स्थिति में ही नहीं है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट का इस्तेमाल करना है। केंद्र में कोई भी एक ऐसा दल नहीं है, वो कोई भी एक ऐसी पार्टी स्थिति में नहीं है, इस स्थिति में ही नहीं है, सिचुएशन में ही है कि वो विपक्षी दल का भी दर्जा प्राप्त कर सके। अब आप कहोगे नहीं कांग्रेस विपक्षी दल है, तो मैं आपको बता दूं विपक्षी दल का दर्जा या स्टेटस
पाने के लिए लोकसभा में 1/10 1/10 सीटें प्राप्त करनी होती है। 543 टोटल सीटें हैं तो उसको 54 सीटें प्राप्त करनी होती है। तो 2014 और 2019 में 1/10 या 54 सीटें भी कांग्रेस प्राप्त नहीं कर पाई, जिससे पता चलता है कि गठबंधन का दौर समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि कोई एक दल इस स्थिति में भी नहीं है कि वो विपक्षी दल बन सके। 2014 में कांग्रेस को 44 और 2019 में केवल 52 सीटें मिली। मतलब 2 लोकसभा हमारे सामने ऐसी चली गई 16वीं 17वीं, जिसमें एक भी दल, अकेला एक ऐसा दल नहीं है कि जो विपक्षी दल बन सके। तो कल को वो सरकार क्या बनाएगा किसी के साथ मिलकर? तो कोई एक दल केंद्र में स्थिति में नहीं है कि वो विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त कर सके, तो सरकार कैसे बनेगी? और इसे देखकर लगता है कि हाँ, गठबंधन का दौर समाप्त हो रहा है। देश के अधिकतर राज्यों में लगभग बीजेपी की सरकार है। सिर्फ केंद्र ही अकेला निर्णायक नहीं है। आप जितने भी स्टेट्स देखोगे, आप देखोगे या तो वहाँ बीजेपी की सरकार है या वहाँ बीजेपी समर्थित सपोर्ट सरकार है। कुछ राज्यों को छोड़ दो, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान। राजस्थान का नाम यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, तो राजस्थान का याद रखना, लिख लेना। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। बस यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। सभी राज्यों में बीजेपी शासित राज्य हैं। यह प्रमाण है कि अब देश में एक ही पार्टी का प्रभुत्व है, और अगर एक ही पार्टी का प्रभाव है तो ये बता रहा है कि गठबंधन का दौर लगभग समाप्त हो रहा है या समाप्त हो चुका है। 4th पॉइंट आपके पास आएगा, इसको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना। उत्तर भारत और मध्य भारत ये ऐसी क्षेत्र है जहां लोकसभा की बहुत ज़्यादा सीटें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बिहार और बंगाल, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोकसभा की सीटें पाई जाती है। यहाँ भी बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आप देखना, बंगाल में इलेक्शन है, वहाँ भी बीजेपी का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी बीजेपी का अधिकतर सीटों पर विजय मिल रही है। अब देखो, उत्तर भारत, मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी भारत पर भी बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा इलाका दक्षिण भारत का आ गया, जहां पर बीजेपी का प्रभाव इतना नहीं देखना मिलता, लेकिन फिर भी वहां पर भी उसके समर्थित दल हैं। तो इससे पता चलता है कि गठबंधन का दौर अब समाप्ति के ओर है। क्यों? क्योंकि या तो ज़्यादातर राज्यों में जहां जहां लोकसभा की ज़्यादा सीटें हैं या ज़्यादा क्षेत्र, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, यहाँ तक कि पश्चिमी भारत, गुजरात साइड में भी पूरा का पूरा प्रभाव किसका देखने को मिलता है? बीजेपी का। तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि कोई दूसरा दल है ही नहीं इसके सामने। और अगर कोई दूसरा दल ही नहीं है तो कहाँ गठबंधन होगा और किससे गठबंधन होगा? तो आप ये कह सकते हो कि अब गठबंधन का दौर लगभग समाप्ति की ओर है। 2014 के चुनाव में तो 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जिसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। अब इससे पता चलता है कि बीजेपी का प्रभाव पूरे भारत में या पूरे देश में किस प्रकार बढ़ चुका है। तो ये सब बातें देखकर लगता है कि गठबंधन का दौर समाप्त हो गया है। हालांकि आप चाहो तो कोई भी अपने उत्तर को अपना सकते हैं कि स्टेटमेंट के अपोज में है, कथन के समर्थन में है कि विपक्ष में है, लेकिन सबसे बढ़िया ये रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा लॉजिक हमारे स्ट्रॉन्ग है वो है कि हाँ, गठबंधन का वो ये है कि नहीं, भारत में गठबंधन का युग समाप्त नहीं हुआ है। और पहले जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, आप उनका इस्तेमाल करना कि भारत में अभी भी गठबंधन का युग समाप्त नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ है उसके कथन के अपने पक्ष में तर्क आप दे देना। विकास के विषय तथा अभिशासन, इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। पिछले कुछ दिनों में 2 मुद्दे भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा उभर के आए हैं, विकास, डेवलपमेंट और अभिशासन, गवर्नेंस। वर्तमान समय विकास का समय है, डेवलपमेंट का विषय मतलब सबसे ज़्यादा इशू ये छाया हुआ मुद्दा राजनीति में। इसलिए विकास संबंधी मुद्दों ने विकासशील राष्ट्रों को, विकासशील जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने ज़्यादातर कंट्रीज़ में वहाँ पर विकास या डेवलपमेंट के इशू छाया हुआ है। विकास एक निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस चलती है, चेंजिंग रहती है, और गतिशील है, चलती रहती है। विकास शब्द का प्रयोग आमतौर से आर्थिक विकास दर में वृद्धि और समाज के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया या एक्टिविज्म के संदर्भ में किया जाता है। तथापि अपने व्यापक अर्थ में विकास से तात्पर्य, अगर आप ब्रॉड या व्यापक तरीके से देखोगे तो विकास या डेवलपमेंट से अर्थ या मीनिंग निकल के आएगा उन्नति, प्रगति, कल्याण, उत्तम जीवन
कि अभिलाषा के विचारों के प्रसार से है। तो ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि विकास से वास्तविक या रियल मीनिंग क्या आता है, तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है, तो इसे ठीक से इस्तेमाल करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अनेक लोग विकास को, जी काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं विकास का मतलब केवल सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, उद्योग, इंडस्ट्री जैसी परियोजनाओं को पूरा करने से है, किंतु इस प्रक्रिया में समाज के कुछ ही लोग होते हैं जिनको लाभ मिलता है। शेष लोगों को अपने घर, परिवार, ज़मीन, जीवन शैली से बिना किसी मुआवजे के नुकसान उठाना पड़ता है। तो विकास का मतलब केवल इन योजनाओं से नहीं है। ये योजनाएं केवल विकास प्रक्रिया में योगदान देती है, पर विकास का वास्तविक अर्थ ये नहीं है। व्यापक ब्रॉड नज़रिए से देखोगे तो विकास का अर्थ उन्नति, प्रगति, कल्याण, उत्तम जीवन ही आएगा। विकासात्मक मुद्दे तीसरी दुनिया में ज़्यादातर विकासशील देश और अल्प विकसित देश आते हैं। तो विकासशील देशों की समस्याओं और चिंताओं से संबंधित अवधारणात्मक आयाम हैं। विकास करना आसान कार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने बोल दिया हम आए तो विकास होगा। ये सिर्फ कहना आसान है, इसे करना बहुत मुश्किल है। प्रत्येक विकासशील देश के लिए, हर डेवलपिंग कंट्री के लिए विकास आवश्यक है, डेवलपमेंट नीडेड है, किंतु इसे संपन्न करने में कुछ समस्याएं आती है। ऐसा नहीं है कि विकास हम आए तो विकास होगा, ये कहना आसान है, लेकिन इसकी कुछ समस्याएं आती है जो निम्नलिखित है, वो देख लेते हैं हम क्या है। पहली समस्या क्या आती है? समस्या जो आती है पहली, वो है आर्थिक संसाधनों की होती है। विकास के लिए धन, पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसे कैसे प्राप्त करना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कहना तो आसान है कि हम विकास करेंगे, लेकिन विकास करना है तो आर्थिक संसाधन चाहिए, पैसे चाहिए, और वो पैसा कहाँ से प्राप्त करना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या देश में राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अभाव की आती है। विकास करने के लिए ज़रूरी है कि जो सरकार आए वो राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली स्थिर हो, स्टेबल हो, लंबे समय तक शासन कर सके, और देश में शांति या पीस का होना भी ज़रूरी है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, विकास के लिए जन सहभागिता का अभाव देखने को मिलता है। जब तक जनता खुद आगे आकर विकास योजनाओं या यूँ कह लो सरकार की योजनाओं में, प्लानिंग में, कार्यों में, वर्क्स में खुद आगे आकर भाग नहीं लेगी, तब तक उनका सक्सेसफुल होना, सफल होना संभव ही नहीं है। चौथा, विकास कार्य के लिए व्यवस्थित प्रशासन की आवश्यकता होती है। एक सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। प्रशासनिक व्यवस्था के बिना आप ये मान लो कि जब तक उस देश का प्रशासन, जो उसके कर्मचारी, अधिकारी जो ज़मीन से जुड़कर सारे लोग काम कर रहे हैं उन योजनाओं को प्रैक्टिकली, व्यावहारिक तौर पर लागू करने के लिए, अगर वो ठीक से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस सिस्टम का होना, उस व्यवस्था का होना, प्रशासन व्यवस्था यूँ कह लो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का होना, और वो भी बहुत कुशल होना बहुत ज़रूरी है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आप ये नहीं कह सकते कि एक बार हो गया तो फिर वो हो गया, लगातार उसको बनाए रखना भी ज़रूरी है। विकास का कार्य शांतिपूर्ण वातावरण में ही संभव है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। राजनीतिक स्थिरता होनी ज़रूरी है। प्रशासनिक कुशलता मैंने अभी बताया था, होना ज़रूरी है। उचित सांस्कृतिक और नियोजन व्यवस्था चाहिए। जन सहभागिता मैंने अभी बताया था आपको, जनता का सहयोग तो चाहिए। सुदृढ़ आर्थिक नीति, अनुकूल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पर्यावरण उसके अकॉर्डिंग चाहिए ही चाहिए। अभिशासन, गवर्नेंस, अब ये क्या है इसको समझो। अभिशासन शब्द में प्रशासन तथा प्रबंध का योग ज़्यादा होता है। इसमें दोनों चीज़ आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी और मैनेजमेंट भी। अभिशासन शब्द प्रशासन अथवा सरकार का ही पर्याय नहीं है। इसमें केवल सरकार का ही इक्विवेलेंस नहीं माना जाता, इसका मतलब सेम ये नहीं है। इसमें व्यक्ति भी शामिल है, संस्थाएं भी शामिल हैं, सार्वजनिक एवं निजी संयुक्त रूप से अपने साझे मामलों को प्रबंध करती है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल सरकारी संस्थाएं या यूँ कह लो कि सरकारी उद्योग शामिल है, सरकार के अलावा निजी इसमें शामिल है। जो निजी संस्थाएं हैं वो भी इसमें शामिल होती है और वो भी इसके अंदर सहयोग करती है। अभिशासन स्वयं में एक तटस्थ अवधारणा है। विश्व बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक है, अभिशासन के 3 विशिष्ट पहलुओं को बताया है, जैसे राजनीतिक सत्ता का प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिटिकल पावर, विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक प्रबंध हेतु
सत्ता के प्रयोग की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पावर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री फॉर डेवलपमेंट। तीसरा आएगा नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रमों की संरचना हेतु सरकार की क्षमता को रेखांकित किया है। ये तीनों चीजें मिलकर ही अभिशासन या गवर्नेंस को बताती हैं। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये बात। इस बदलाव के तहत भारत में जहां पहले जाति और धर्म के नाम पर, या यूं कह लो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति होती थी, वहीं अब विकास और अभिशासन अभिमुखी हो गई है। पहले ज़्यादातर जितने भी चुनाव लड़े जाते थे वो इस बात पर लड़े जाते थे कि इस जाति या इस धर्म के आधार पर टिकटें बटी, सीटें मिली, लेकिन अब ज़्यादातर जगह पर सिर्फ दो मुद्दे छाए रहते हैं, विकास और अभिशासन। तो इसके तहत सरकार का लक्ष्य भी जो एनडीए ने रखा वो रखा सबका साथ सबका विकास। एनडीए 3 सरकार ने कई सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं का मुख्य मुद्दा विकास और अभिशासन ही करना था। आपको इन योजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है और इन योजनाओं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके आ सकते हैं, इसलिए इसको ठीक से देखना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई। याद रखना, डेट ज़्यादातर पूछेंगे तो कम से कम मंथ और ईयर तो याद रखना। इसके अंतर्गत क्या किया गया ये भी पूछा जा सकता है। गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन, जो सिलेंडर गैस कनेक्शन जाने की व्यवस्था थी, 2010 तक इसके तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। हम इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस अभियान का उद्देश्य हमें पता है, गलियों, सड़कों, आधारभूत संरचना, जितने भी जहाँ भी हमारे आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उनको साफ सुथरा रखना है। इस योजना का नारा स्वच्छता की ओर एक कदम रखा गया। ये नारा आ सकता है 1 नंबर में कि क्या नारा रखा गया, स्वच्छता की ओर एक कदम। इस कदम के तहत खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना कदम उठाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी जी की जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक भारत में 1.6 लाख करोड़ के अनुमानित लागत से, मतलब इतना पैसा खर्च करके 1.0 लाख करोड़ करके 1 करोड़ 2 लाख शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। तीसरी हमारे पास योजना आएगी जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन अभियान है। इसके तहत उन्होंने लक्ष्य रखा कि हर एक को बैंक खाते से जोड़ा जाएगा, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बैंक खाते से जोड़ा जाएगा। जीरो बैलेंस के साथ साथ बैंक में खाता खोलने का प्रावधान इसमें किया गया ताकि हर व्यक्ति बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड आदि दस्तावेज पहचान के लिए आवश्यक किए गए। कोई भी एक अगर पहचान पत्र है तो उसका बैंक में खाता खोला जाएगा। इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ या बेनिफिट दिए जाने की व्यवस्था की गई। जमा राशि पर ब्याज, 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं, जो होता है ना कि मिनिमम बैलेंस अकाउंट में रखना पड़ेगा, उसे समाप्त किया गया। देश भर में आसानी से अंतरण, मतलब इसको आसानी से फैलाया जाए। ये इंग्लिश वालों के लिए है जन धन योजना वाला, वैसे वीडियो को स्टॉप करके आराम से देख सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस योजना की शुरुआत भी की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल एरिया है वहाँ पे कृषि एवं गैर कृषि, जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर उपभोक्ताएं हैं, कंज्यूमर हैं, उनको विद्युत आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति कराना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना का आरंभ 20 नवंबर 2014 को हुआ, याद रखना ये तारीख। इसके तहत कृषि और गैर कृषि, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर सुविधाओं को अलग अलग करना था तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में विद्युत वितरण, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तथा उपपारेषण प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अवधि में सुधार का लक्ष्य रखा गया।
नेक्स्ट आएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये खासकर किसानों के लिए चलाई गई। भारत में प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को बहुत हानि या लॉस होता है। बाढ़, ओलावृष्टि आदि से उनकी फसल नष्ट होती है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने 13 जनवरी 2016 को, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि डेट भले याद मत रखना, लेकिन कम से कम मंथ और ईयर तो याद रखना। जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना का आरंभ किया। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को खरीफ फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% का प्रीमियम, मतलब जितना वो अपना फसल में बो रहे हैं उसका 1.5% प्रीमियम देते थे। यह योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को भी बीमा में शामिल करती है। ऐसा होता है ना कि भाई सिर्फ खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, चावल को इसमें शामिल किया जाता है, नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाणिज्यिक जो व्यापारिक फसलें होती हैं और बागवानी जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह, इन फसलों को भी इस बीमे में शामिल किया गया, लेकिन इसके लिए प्रीमियम 5%, 5% किसानों को देना होता है। नेक्स्ट योजना आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सब इस योजना से भली भांति परिचित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिलाओं का अनुपात भारत में 1000 के मुकाबले 943 है, मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो 943 स्त्री है। देश में बालिकाओं को, बच्चियों को या यूँ कह लो लड़कियों को संरक्षण देने के लिए और महिलाओं को सशक्त या लड़कियों को सशक्त या मजबूत बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को आरंभ किया गया। इस योजना का आरंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया। इस योजना का निम्न लिंग अनुपात वाले 100 जिलों में आरंभ किया गया। ऐसे जो ज़िले थे जिनमें लिंग अनुपात, सेक्स रेशो बहुत कम था, मतलब वहाँ पुरुष के मुकाबले लड़कियाँ या स्त्रियाँ बहुत कम थी, वहाँ 100 ज़िलों को आइडेंटिफाई, चिन्हित किया गया और इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शोषण से बचाना, बालिकाओं को सामाजिक व वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना या आत्मनिर्भर बनाना भी आप कह सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है, क्योंकि देश में जब तक, जैसे कभी एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान, लेकिन उस वक्त के बाद आज इस स्थिति में हम हैं कि देश में दोनों कंधे, पुरुष के साथ स्त्री जब समान रूप से आगे आकर नहीं, उससे भी आगे आकर काम करेगी, पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, तब ही हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि लड़कियों की शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन और आगे जाकर उनके कार्य करने का वातावरण, माहौल अच्छा बने, तभी देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। इसके आगे बढ़ते अब हम आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 से हुई। यह एक स्वास्थ्य योजना है, हेल्थ योजना है। 2018 के बजट सत्र में तत्कालीन वित्त मंत्री, उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना बीपीएल कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है। तो ये खास करके उनके लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं। उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त एनडीए सरकार ने निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं भी आरंभ की हैं। स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, उजाला योजना 1 मई 2015, अटल पेंशन योजना 3 मई 2015, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। तो इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो अब आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये इंग्लिश वालों के लिए है, वो आराम से इस वीडियो को स्टॉप करके इन सब को उतार सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजना, जितनी भी सोशल, इकोनॉमिक और पब्लिक वेलफेयर योजनाएं हैं, जन सामान्य को अत्यंत लाभ पहुंचाने वाली है। ये बेसिकली जो लोग ज़्यादा गरीब हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई। इनका लाभ ग्रामीण परिवार, जो रूरल फैमिलीज़ हैं, विशेष रूप से महिलाएं, जितनी लेडीज़ हैं, तथा वास्तविक हितधारकों को प्राप्त होता है, जो रियल में समाज से आशा करते हैं कि उन्हें कुछ योजनाओं का लाभ मिले, उनको पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं की सफलता का अनुमान
वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए सरकार के पक्ष में आए परिणामों से लगाया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि इन योजनाओं से लोगों को लाभ मिला, तभी 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को और एनडीए 4 को ज़्यादा बहुमत मिला। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में देश के सभी राज्यों में मतदाताओं ने जाति, वर्ग, समुदाय, कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, लिंग, सेक्स, क्षेत्रीयता, रीजनलिटी जैसे मुद्दों से हटकर विकास तथा अभिशासन, डेवलपमेंट और गवर्नेंस जैसे मुद्दों के आधार पर मतदान या वोटिंग की। वर्तमान में एनडीए 4 सरकार का सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास, अब ये नारा थोड़ा सा और उन्होंने ब्रॉड या व्यापक कर दिया है। सबका साथ सबका विकास 2014 था, लेकिन 2019 में इसको बदल कर उन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर आगे कार्य कर रही है। वर्तमान में 2021 है, 2024 में फिर इलेक्शन होंगे, तब क्या होगा वो उस वक्त पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके अंदर अगर कोई एक आधा क्वेश्चन बनता है और तो वो मैं रिवीजन में कवर करा दूंगा। अब आपके सिलेबस में केवल 3 वीडियो रह गई हैं, जो कि छोटे छोटे टॉपिक ऐसे थे जो बाद में बड़े बनकर आ गए हैं। एक है भारत की परमाणु नीति का, एक कश्मीर इशू पे जो 370 हटी है उसको कराना बहुत ज़रूरी है, और एक जो यूएनओ के एजेंसीज है, अभिकरण है, उनके कुछ उद्देश्य और कार्य नए जोड़े गए हैं। इन 3 वीडियो के अलावा आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, वो 3 वीडियो मैं जल्दी ही कराऊंगा, और आपके वाइवा प्रोजेक्ट को लेकर भी एक वीडियो जल्दी ही आ जाएगी आपके पास। वो 2 दिन में आपको पास अपलोड हो जाएगी। तो जल्दी से अब हम सिलेबस करके रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मेरे ऊपर प्री बोर्ड के पेपर चेक करने का भी लोड आया हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो जो लोग मेरे से नए जुड़ रहे हैं और जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को ना सोचे कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा और आपका रिवीजन ज़रूर कराऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।